हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मैं अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मेरे रोने की आवाज़ बाहर मेरी माँ तक जा रही थी। मेरी माँ रोने की आवाज़ सुनकर मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी कि सोनम बेटा दरवाज़ा खोलो और हमारी बात सुनो। मेरा भाई मेरी शादी 15 साल बड़े 3 बच्चों के बाप से करा रहे थे। मेरी अभी उम्र ही क्या थी, मैं अभी 20 साल की थी। फिर भी शादी की इतनी जल्दी थी। मैं मेरे माँ और भाई पर इतना बड़ा बोझ बन गई थी क्या, जो वो जल्द से जल्द मेरी शादी करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मेरी माँ को रो रो कर बहुत बार समझाया था, पर मेरी माँ भाई की ही साइड ले रही थी। कहने लगी कि लड़का काफ़ी अमीर है, तुम वहाँ पर बहुत खुश रहोगी। वह भाई का बहुत अच्छा दोस्त है। उसकी बीवी का देहांत 4 साल पहले एक रोड हादसे में हो चुका था और वह अपने छोटे बच्चों के लिए शादी करना चाहता था। वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। उसको दूसरी शादी करने का कोई शौक नहीं था। बस वह अपने बच्चों के लिए एक आया लाना चाहता था जो उसके बच्चों को संभाल सके। भाई और मेरी माँ सिर्फ इसकी दौलत देखकर लालच में आ चुकी थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो सारी दौलत मेरी माँ और भाई को लाकर देंगी। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मुझ में पैसों का ज़रा लालच नहीं था। मैं उसके साथ शादी करना भी नहीं चाहती थी क्योंकि मैं अपने कॉलेज के एक लड़के दीप से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। भाई को भी दीप के बारे में मालूम था, पर दीप भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भाई और मेरी माँ को मैंने दीप के बारे में बता दिया था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ दीप के साथ करूंगी, पर भाई इस बात को राज़ी नहीं थे। वो कहते, मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त से ही करवाऊंगा। आज फिर से भाई ने अपने दोस्त से शादी की बात चलाई तो मैंने दरवाज़ा बंद करके खुद को मारने की कोशिश की। मेरी चीख से हमारे मोहल्ले के काफ़ी औरतें जमा हो गई और तमाशा देखने लगी। मैंने अच्छा खासा तमाशा बना दिया, इसीलिए मेरी माँ कमरे में आ गई और मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने मेरी माँ को कहा कि आप जितना चाहे मारे मुझे, पर मैं आप लोगों की बात कभी नहीं मानूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ दीप से ही करूंगी। मेरी माँ ने मेरी जिद और मेरी हरकतें देखकर हार गई और मुझसे कहा कि आज ही दीप को बुला लो और चुपचाप शादी करके यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर सकती। तुम जो मनमानी कर रही हो, मेरी और अपने भाई की इज्जत नहीं रख सकती, हमारा कहना नहीं मान सकती, तो तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं आज तुमसे सारे नाते ख़त्म करती हूँ। आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और नहीं तू मेरी बेटी हो। मैं घर से विदा होकर चले जाओ। मुझे अपनी पसंद की शादी करने का हक है। मैंने यही सोचकर दीप से बात की और उसे पूरी बात बताई तो दीप बोला कि मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ और उन्हें मनाने की कोशिश करता हूँ। अगर वह मान गए तो मैं उन्हें तुम्हारे घर पर अपने रिश्ते की बात करने के लिए लेकर आऊँगा। मेरे भाई ने भी अपने दोस्त को मना कर दिया कि मेरी बहन शादी के लिए नहीं मान रही है, तुम कहीं और लड़की देख लो। लेकिन उसके बाद मैं दीप को दोबारा जब फ़ोन किया तो वह फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब मुझे चिंता खाए जा रही थी कि पता नहीं दीप मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। अगर दीप ने ऐसा किया तो मैं अपनी माँ और भाई से नज़र नहीं मिला पाऊंगी। मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन था, जो मुझे अब टूटता हुआ नज़र आ रहा था। तो मुझे डर लगने लगा। मैंने अपने सभी दोस्तों को कॉल करके दीप के बारे में पता किया था, पर सभी लोग दीप के बारे में नहीं जानते थे। दीप ने मुझे हमेशा मना कर रखा था कि तुम कभी भी मेरे घर के
नंबर पर कॉल नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैंने हिम्मत करके दीप के घर का नंबर डायल किया तो फ़ोन उसकी माँ ने उठाया। मैंने उसकी माँ से पूछा कि दीप कहाँ है, तो वो पूछने लगी कि तुम कौन बोल रही हो। तो मैंने कहा कि मैं सोनम बोल रही हूँ, मुझे दीप से बात करनी है। उसकी माँ कहती है कि दीप तो 3 दिन पहले मुंबई गया है और आज वह अमेरिका जा रहा है, आज उसकी फ़्लाइट है। मैंने पूछा अचानक अमेरिका जाने की क्या वजह है, तो उसकी माँ कहती है कि वह नौकरी करने के लिए जा रहा है। अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह मुझसे कह रहा था कि वह अपने घर वालों को मनाएगा, लेकिन वह तो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। इसका मतलब है मुझसे धोखा दे रहा था। अब मैं अपने माँ के पास गई, उनसे कहा कि आप जहाँ मर्जी मेरी शादी कर दो, मैं तैयार हूँ। मैंने उन्हें बताया कि दीप ने मुझे धोखा दे दिया है, तो मेरी माँ ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया और कहा कि तुम उस धोखेबाज के लिए हमसे बगावत कर रही थी। उन्होंने जाकर यह बात मेरे भाई को बताई, तो मेरा भाई कहता है कि मैं तुमसे तब से कह रहा था कि वह धोखेबाज है, वह तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन तुम पर तो उसके प्यार का भूत चढ़ा हुआ था। मेरा भाई मुझ पर बहुत गुस्सा हो रहा था। अब वह मेरी शादी जल्द से जल्द करना चाहता था। अब मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, चाहे किसी मर्जी से हो, वह मेरी शादी करवा दे, क्योंकि मेरी वजह से उनकी मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी। मैं दिन रात रोती रहती थी। एक दिन हमारे दरवाजे पर एक गूंगा लड़का आया। उसने आकर जोर जोर से दरवाज़ा बजाया शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़का था। वह लड़का कुछ खाने के लिए मांग रहा था और मैं उस वक्त अपने लिए खाना लेकर बैठी थी। मैंने वह खाना उस लड़के को दे दिया। मैंने सोचा कि शायद भगवान इसी से खुश हो जाए और मेरे लिए कोई रिश्ता भेज दे। मैंने उस लड़के से कहा, तुम बहुत ही नौजवान खूबसूरत हो और मेरे लिए दुआ करो कि भगवान मेरी दुआ को सुन ले। कि तभी हमारे मोहल्ले की एक लड़की, जिसके साथ में अपने दिल की हर बात शेयर करती, वह अपने दरवाजे पर खड़ी सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी। मुझे उस लड़के के साथ बात करता देख उसी वक्त मेरे दरवाजे तक मेरे पास आई और कहने लगी कि सोनम क्या बात है। मैंने कहा कुछ नहीं रानी, ऊपर वाले ऐसे लोगों की दुआ जल्दी सुनते हैं, इसीलिए उससे दुआ करवा रही हूँ कि भगवान मेरी जल्दी से सुन ले। रानी को मेरे घर के हालात सब पता थी। वह कहती है कि क्यों नहीं कबूल करेगा भगवान तुम्हारी दुआ। यह लड़का बहुत ही नौजवान और खूबसूरत है। हमारे मोहल्ले की बहुत सारी लड़कियां इसके ऊपर मरती हैं। वह इसको देखने के बहाने इसको कुछ न कुछ देने आती रहती हैं। रानी मेरे भाई को पसंद करती थी। वह मेरे भाई को देखने के लिए बार बार हमारे घर पर भी आती रहती थी, लेकिन मेरी माँ उसको ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। फिर भी वह मेरे पास कभी कभी बैठ जाती थी मुझसे बात करने के लिए और भाई को देखने के लिए। अभी हम बात कर ही रहे थे, तभी मेरा भाई मोटरसाइकिल से उतरा और सीधे माँ के पास गया। वो मेरी माँ से धीरे धीरे आवाज़ में बातें कर रहा था। मैं दरवाजे पर खड़ी थी ताकि उनकी बात सुन सकूं, लेकिन कुछ बात सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन इतना ज़रूर समझ आ रहा था कि वे मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। शायद वह मेरी शादी की बात कर रहे थे। मुझे लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई है। अब मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाएगी और मैं इस घर से चली जाऊंगी। उसके बाद मेरा भाई बाहर निकल कर चला जाता है और मैं कुछ देर बाद मैं रानी के घर गई थी। जैसे मैं रानी के घर से निकली तो वह गूंगा लड़का हमारे घर के बाहर आया हुआ था। मैंने उसको पूरे 500 का नोट दिया और इशारों से कहा, तुम्हारी दुआ का ही असर है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है।
वह 500 का नोट देखकर खुश हो गया। मेरे लिए हाथ उठाकर दुआ मांगता हुआ वहां से चला गया। इस बात को तकरीबन 3 महीने गुजर गए थे। वह लड़का हमारे मोहल्ले में नहीं आया। एक दिन माँ के पास बैठी थी जब मेरी माँ मुझसे शिकायत कर रही थी, तेरा भाई और मैं बहुत परेशान हूँ। अगर तुम वह रिश्ता ना ठुकराती तो अब सब अच्छा होता। अभी मेरी माँ की बातें चल ही रही थी कि भाई मेरी माँ के पास कुछ सामान लेकर आया, जिसमें एक लाल जोड़ा और कुछ मिठाई के डिब्बे थे। भाई यह सामान आखिर क्यों लाया है? भाई ने माँ से कहा, जल्दी से इसको सोनम को पहना दो और इसको तैयार कर दो। मैंने लड़का देख लिया है। माँ ने कहा, अच्छा बेटा, मैं अभी इसको तैयार करती हूँ। वह लड़का मान गया। चलो शुक्र है। माँ ने मुझे कहा, बेटा यह लो, जल्दी से पहन लो। मैं कुछ भी बोल ना सकी। मेरी शादी किसके साथ होने जा रही थी मुझे कुछ मालूम नहीं था। सब कुछ पूछने का हक मैं खो चुकी थी। पहले ही एक रिश्ते से इनकार कर चुकी थी, उसके कारण मैं भुगत चुकी थी। मैंने तो अभी सोच लिया था कि अब जिसके साथ भी भाई मेरी शादी करेगा चुपचाप कर लूँगी। भाई मेरी शादी एकदम सादे तरीके से करने वाला था। ना बाजा था ना मेहमान। मेरी माँ और भाई बहुत खुश थे, इसीलिए मुझे लगा शायद इस बार पहले से भी ज़्यादा अच्छा रिश्ता भाई मेरे लिए लाए होंगे। थोड़ी देर में लोग हमारे घर में आए तो भाई ने उन्हें बैठने को कहा, चाय और खाने को कुछ दिया। वह लोग कई ज़्यादा नहीं थे, बस कोई 10 लोग ही थे। इसके बाद भाई और मेरी माँ ने मुझे उनके सामने ले गए, जहाँ पर मेरे होने वाले पति और बाकी मेहमान बैठे हुए थे। हमें बस पंडित का इंतज़ार था। मैंने एक नज़र उठाकर भी अपने होने वाले पति को नहीं देखा था, क्योंकि जैसा भी था अब मुझे मंजूर था। दीप के धोखे के बाद मैं अपनी माँ और भाई को किसी के लिए भी मना करने के बारे में भी सोच नहीं सकती थी। मेरी शादी हो रही थी। उस समय मुझे दीप की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि मैं दीप से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी दीप के साथ बिताने के सपने देखे थे। भले ही दीप का प्यार मेरे लिए झूठा था, लेकिन मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा था। आज अगर दीप के साथ मेरी शादी हो जाती तो मैं ज़िंदगी की खुशकिस्मत लड़की खुद को समझती, लेकिन वह तो धोखा देकर यहाँ से भाग गया। थोड़ी देर के बाद पंडित जी भी आए, जिन्होंने हमारी शादी करवाई। शादी हो जाने के बाद सारे लोग वहाँ से चले गए, सिवाय मेरे पति के। कुछ देर के बाद माँ ने मुझे गले लगाकर सिर्फ इतना ही कहा, बेटी मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था। मैंने माँ को कहा कि माँ, आपकी कोई भी गलती नहीं है। जो गलती है सब मेरी है। मैं अपनी ही गलती की सज़ा भुगत रही हूँ। आपको माफ़ी मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने भाई को कहा कि भाई, मेरे दिल में आपके लिए कोई गिला नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से आप लोगों ने बहुत ही बदनामी उठाई है। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। इसके बाद कुछ ही देर में भाई ने मुझे और मेरे पति को एक गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी चलने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि यह गाड़ी कहाँ जा रही है, क्योंकि चलते चलते वह गाड़ी रास्ते से एक सुनसान जगह पर जाकर खड़ी हो गई थी। मैं सोच रही थी कि यह गाड़ी यहाँ पर क्यों रुकी है और हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी मेरे पति गाड़ी से उतरा और कुछ बोले बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मैं उतरी तो मुझे एक झोपड़ी में ले गया। झोपड़ी को देखकर तो मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मेरे भाई और मेरी माँ ने मेरी शादी मुझे एक झोपड़ी में रहने वाले से कर दी थी क्या? वह लोग मुझे इतना तंग आ गए थे। मैं अपनी किस्मत पे रो रही थी। इस झोपड़ी में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मुझे वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर मेरे पति एक मोमबत्ती और माचिस ले आया और जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई, कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई। उस लड़के को देखकर मेरी तो जान ही निकल गई।
क्योंकि यह तो वही गूंगा लड़का था जो अक्सर हमारे मोहल्ले में आता रहता था। मैंने एक बार उससे दुआ भी करवाई थी कि मेरी शादी जल्द हो जाए। वही लड़का जिस पर हमारे मोहल्ले की सारी लड़कियां मरती थी। मैंने उसको देखकर जैसे सवाल किया, क्या तुम मेरे पति हो? तो उसने इशारों से कहा कि हाँ, मैं तुम्हारा ही पति हूँ। और उसने मुझे कॉपी पर लिख कर बताया, जिस दिन तुमने मुझसे दुआ करवाने के लिए अपने दरवाजे पर मुझे रोका था, उसी दिन तुम्हारे भाई ने हम दोनों को देख लिया था। तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारा आशिक समझ लिया था। उसने तुम्हें तो कुछ ना बोला, पर मुझे बहुत ज़्यादा मारा और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दरवाजे तक आने की। मैंने उसको लाख समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हारा आशिक नहीं हूँ, लेकिन उसको यकीन ना आया। वह देखकर यही समझा मैं तुम्हारा आशिक हूँ और भेष बदलकर तुमसे ही बात करने आया था। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी बहन से शादी कर लो। मैंने कहा, मैं शादी नहीं कर सकता, तुम अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तो कहने लगा, अगर तुमने मेरी बहन से शादी ना की तो मैं तुम्हें और अपनी बहन दोनों को मार दूंगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे शादी की। मैंने अपने पति का शुक्रिया अदा किया कि उसने मेरी जान बचाने के खातिर मुझसे शादी कर ली और मेरे बारे में इतना सोचा। इसके बाद उस लड़के को ही मैंने अपना सब कुछ समझ लिया था। उसके घर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। अब जो कुछ भी था मेरे लिए वही था, क्योंकि अब यही मेरा पति था। मैंने अब सोच लिया था कि मैं ज़िंदगी में कभी भी अपने भाई और अपनी माँ के पास वापस लौट कर नहीं जाऊंगी। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ और मेरे भाई भी मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आए थे। मुझे झोपड़ी में देखकर मेरे माँ भाई दोनों की आंखें भर आई थी। मेरे घर में कोई भी सहूलियत नहीं थी, बस छोटा सा कमरा था जो बहुत ही पुराना था। मेरी माँ और भाई को एहसास हुआ कि मैं झोपड़ी में नहीं रह पाऊंगी और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी शादी गूंगे लड़के के साथ करवा दी। मेरी माँ मुझे वापस अपने साथ ले जाने को कहा। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी एक ऐसे लड़के के साथ की है। मेरे साथ वापस चलो। मैंने अपनी माँ को इनकार कर दिया कि अब जैसा भी है यही मेरा घर है। झोपड़ी कच्ची ही सही, पर यहाँ सुकून बहुत है। यह मेरा अपना घर है। भाई ने तो इसको मेरा आशिक समझ लिया था। भाई को तो मुझ पर थोड़ा भी यकीन नहीं है। फिर मैं आप लोगों के साथ वापस क्यों चलूँ? मेरे माँ और भाई दोनों मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, पर मैं अब बहुत खुश थी। माँ और भाई दोनों वापस चले गए तो मेरे पति ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि तुम मेरे साथ इस गरीब खाने में भी खुश हो। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक दिन मेरे पति किसी काम के कारण से बाहर चले गए थे। मुझे बाहर से किसी की आवाज़ आई, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे पति शादी के बाद अब मांगना छोड़ दिया था और मजदूरी करना शुरू कर दिया था। उसके इस काम करने वाली बात से मैं बहुत खुश थी। हालात भी कुछ बेहतर हो रहे थे, क्योंकि मेरे पति अब दिलो जान से मेहनत कर रहे थे और मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मैंने भिखारी की आवाज़ सुनी, मैं रसोई की तरफ गई कि कुछ खाने को मिल जाए तो मैं भिखारी को जाकर दे दूं। रसोई में कुछ नहीं था, बस रात की बची कुछ बासी रोटी पड़ी थी। मैंने उसे प्लेट में रखकर दरवाजे पर चली गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह भिखारी कोई नहीं बल्कि दीप था। दीप को इस तरह देखकर मैं हैरान हो गई। दीप ने मुझे देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा और मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि सोनम, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम्हारे साथ धोखा देने के बाद
मेरी यह हालत हो गई है। मैंने दीप की कोई बात नहीं सुनी और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने घर के अंदर आ गई। वह कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इतनी देर में मेरे पति घर आ गए। उसने दीप को दरवाजे पर देखा, उससे सवाल किया कि कौन हो भाई, क्यों हमारे दरवाजे पर बैठे हो। दीप ने मेरे पति को कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी से माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरे पति अंदर आया और मुझसे पूछने लगा कि यह लड़का कौन है, तो मैंने अपने पति को सब कुछ सच सच बता दिया कि यह वही लड़का है जिससे मैं प्यार करती थी और जिसने मुझे धोखा दिया था। इसकी वजह से ही मैंने अपने घर में इतनी बेइज्जती सही थी और सबके ताने सुने थे। मैं इसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे पति कहने लगे कि अगर यह नहीं होता तो हम दोनों कैसे मिलते, इसीलिए तुम इसको माफ़ कर दो। मैंने अपने पति के कहने पर दीप को माफ़ कर दिया। दीप वहाँ से चला गया और अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता रही हूँ। गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर करें।